गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। खर्राटे अगर देखा जाए तो बहुत नॉर्मल फिनोमेना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पर्सन नींद के दौरान कुछ ना कुछ आप देखेंगे स्नोरिंग की समस्या रहती ही रहती है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा अगर आपकी लाइफ में और अगर देखा जाए तो अगर आपकी जो रेगुलर रूटीन होता है अगर उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है तो ठीक है, आज उसी विषय पे बात करेंगे कि खर्राटे की समस्या होती क्यों है, क्या कारण होते हैं, साथ ही इसके रिस्क फैक्टर्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो होप सो आपको ये चीज़ पसंद ज़रूर आएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हेल्थ अपडेट मिलती रहे। अच्छा, खर्राटे मारने से पहले अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि एयरवे क्या होता है। ठीक है, एयरवे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा नोज़ के थ्रू हमारा जो भी लंग्स तक का जो एयरवेज होता है, ठीक है, एयर जाती है दौरान और वापस से हम उसे बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इस दौरान क्या होता है जब हम सोते हैं तब क्या होता है हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, अब आप मान के चलो ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, इसके ये ऊपर वाला जो हम माने कि एक नली है, अब ये क्या है कि अभी रिजिड है। रिजिड मतलब बिल्कुल टफ है अभी, है ना। अगर इसके अंदर अगर ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी तो क्या होगा कि एयरवेज जैसे आपका ये है, ठीक है, आपका एयरवेज इस तरह का जब ये रिजिड हो गया तो हल्का फुल्का सा ये यहाँ पर शिथिल पड़ जाता है। मतलब अगर हम बोले रिलैक्स्ड हो जाती मसल्स। ठीक है, जब रिलैक्स हो जाती है तो जो हमारा एयरवे होता है वो नैरो हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। और हम नींद में जब हम है ना सांस लेते हैं तो हमें ज़्यादा ऑब्वियसली जब सांस ले रहे हैं नॉर्मल फिनोमेना है, और जब हम एकदम से जब सांस लेते हैं तो यहाँ पर कंपन होता है। उस कंपन के दौरान निकलने वाली आवाज़ को हम स्नोरिंग कहते हैं। ठीक है, स्नोरिंग समझ में आ गया आपको। अब क्या सिम्टम? हार्श वॉइस, खर्राटे जो रहते हैं, टाइप ऑफ खर्राटे जो साउंड रहता है, ऑब्वियसली हर कोई इस तरह के साउंड से वाकिफ़ होगा। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ के बारे में हम बात करते हैं। कॉजेज़ मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, खर्राटे का अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक सिम्टम ये आता है कि आपको वो खर्राटे आ रहे हैं, आपके साथ जो पार्टनर सो रहा है उसको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स ये कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं जो कि सीरियस होती है, लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ऑब्स्ट्रक्टिव ओएसए पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आप बता देता हूँ। नींद के दौरान अगर आपकी सांस ज़रा देर के लिए रुकती है, ठीक है, अगर आपकी सांस रुकी ज़रा देर के लिए, आपने सांस एकदम से कई बार आप हड़बड़ाहट के उठते हैं, आपको डे टाइम स्लीपीनेस लगती है, एनर्जी आपको फील नहीं होती है, थकान लगती है, ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ओएसए के, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के। तो उस केसेस में खर्राटे का आना बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो एयरवेज रहता है काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ जाता है, खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो स्नोरिंग की समस्या, मतलब अगर आप है ना कभी कोई पेशेंट आता है तो हम उसका ज़रूर एक बार स्लीप स्टडी ज़रूर करवाते हैं, जिसमें हमें उसका ऑक्सीजन लेवल और ये सब चीज़ें मालूम पड़ जाती है। ठीक है, तो ये एक मेन चीज़ होती है। रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो अगर आपको ओबेसिटी है, ठीक है, ओबेसिटी एक मेन कॉज होता है। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेज हैं, तो आपको खर्राटे आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक सर्कमफेरेंस अगर आपका ज़्यादा है, ठीक है, अगर सर्कमफेरेंस ज़्यादा है, प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से खर्राटे बढ़ने की संभावना हो जाती है। अगर आप किसी तरह का व्यसन करते हैं, अल्कोहल, टोबैको, किसी तरह की ड्रग या कोई ऐसी मेडिकेशन लेते हैं जो कि सिडेटिव्स होती है, या फिर मसल्स रिलैक्सेंट मेडिकेशंस लेते हैं, तो भी आपको खर्राटे आने की संभावना बढ़ जाती है। अब एक रिस्क फैक्टर इसमें यह भी है कि मेल में खर्राटे आने की समस्या ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, तो क्या मेल सांस लेना छोड़ दें? नहीं, उसके लिए आप क्या करें, जो हमारे रिस्क फैक्टर्स है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो ऑब्वियसली कंट्रोल किस तरह से करें? अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें। अगर आपको मान के चलो रिलेटेबल प्रॉब्लम क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, स्लीप स्टडी करवा कर उसका इलाज ज़रूर करवाएं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पेशेंट देखे हैं जो कि घबरा कर उठते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, तो उसमें उस दौरान पता चलता है स्लीप स्टडी में कि दे आर सफरिंग फ्रॉम ओएसए। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नींद में सांस का रुकना, अगर हम सरल भाषा में कहें तो वो वाली चीज़ रहती है। व्यसन, अगर आप कोई अल्कोहल मेडिकेशन लेते हो तो वो चीज़ करें। नेक्स्ट थिंग एक चीज़ आती है, एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब आपका टाइम ही गलत है सोने का। ठीक है, आप बहुत लेट नाइट सो रहे हो,
उस वक्त खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, आप बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहे हो, उस टाइम पर भी खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऑब्वियसली इस चीज़ का मेक श्योर ध्यान रखें। एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और साथ ही अगर आप स्लीप पैटर्न को थोड़ा बहुत सुधारेंगे, जैसे लाइक आप थोड़ा बेड पे अर्लीस्ट पॉसिबल जाएं, जो नॉर्मल रूटीन होता है 7 से 8 घंटे की जो नींद होती है वो प्रॉपर लेंगे, तो आपको खर्राटे वाली समस्या जो रहेगी वो धीरे धीरे चली जाएगी। नेक्स्ट इसके जो रहता है जनरल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि जनरल मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए खर्राटे का। इसका जनरल मैनेजमेंट डिपेंड होता है कॉज पर। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वज़न कम करें। अगर आपको खर्राटे आते हैं तो आप साइड में सोने की कोशिश करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती है तो थोड़ा सा आप अपने बेड को हल्का सा एलिवेट करके सोएं या हेड को एलिवेट करके सोएं। उसके लिए तकिए आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल, किसी भी तरह के सेडेटिव्स और ये सब चीज़ें स्टॉप कर दीजिए। नेज़ल कंजेशन अगर आपको हो रहा है, उस कारण से भी खर्राटे आते हैं, तो नेज़ल कंजेशन वाले लोग क्या करें, आप पर्टिकुलर इस तरह की कंडीशन में क्या करें कि जब भी आपको नेज़ल कंजेशन या ऐसी फीलिंग आती है तो आप उस वाली कंडीशन में एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस या फिर होम्योपैथिक मेडिकेशंस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप उस टाइम पर स्टीमिंग जो रहती है, स्टीमिंग इनहेलेशन लेकर भी आप नेज़ल कंजेशन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, एक ही रीज़न होता है। साथ ही अगर हम बात करें, अगर आपका जो रूटीन है, स्लीप रूटीन है, उसको इम्प्रूव करें। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद जो रहती है नॉन स्टॉप, वो लेने की आप कोशिश करें। तो होप सो इसकी वजह से जो आपका बेनिफिट मतलब जो रहेगा, बेनिफिट मिलेगा। होम्योपैथिक मेडिकेशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। होम्योपैथिक मेडिकेशंस अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉजेज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। ड्रोसेरा मेडिकेशन बहुत अच्छा वर्क करती है अगर आपको OSA है। साथ ही अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि रस्टॉक्स है, डलका मारा है, डैम वेदर है, सर्दी खांसी जुकाम के कारण आपको ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, उस कारण में बहुत अच्छी काम करती है। ओपियम मेडिकेशन बहुत अच्छा वर्क करती है अगर आपको ऐसा वायलेंट टाइप ऑफ स्नोरिंग होती है, और अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्नोर होती है। नक्स वामी का अगर आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो उस वाली कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है। एंटी मॉर्निंग टार्ट भी हम इस तरह की कंडीशन में देते हैं पेशेंट्स को। नेक्स्ट मेडिकेशन हम बात करें तो लेमना माइनर, ये भी बहुत अच्छी मेडिकेशन है। अगर आपको पॉलिप्स के कारण, नेज़ल पॉलिप के कारण अगर आपको खर्राटे आते हैं तो लेमना माइनर बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर हम बात करें सिनकोना के बारे में तो उसके भी काफ़ी अच्छे इंडिकेशन मिलते हैं ड्यूरिंग द स्नोरिंग में। तो होप सो ये मेडिकेशन आप ले सकते हैं और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अपने को देखने को मिलेंगे, ताकि आपको ये वाली जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे सॉल्व हो जाए। तो ये भी जो भी मेडिकेशन मैंने आपको बताई है, ये आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें बेट स्पेसिफिक, क्योंकि अलग अलग तरह के पेशेंट में अलग अलग मेडिकेशन यूज़ होती है। तो होप सो ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली अपडेट मिलती रहे। और आप मुझसे, और अगर आपका कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू स्नोरिंग और एवरी अदर डिसीजेज़, तो आप इंस्टा पर फॉलो करके आप मुझे स्टोरी में टैग कर दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। साथ ही आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी हो। थैंक यू सो मच गाइज़ और जय हिंद।